शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो शाहजहांपुर से आ रही है। शाहजहांपुर असमत रेजी मामले में मुतासरा लड़की जबरन वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली गई है। मुतासरा के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल मुतासरा की जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। एसआईटी का दावा है कि लड़की की बातचीत का वीडियो एसआईटी के पास मौजूद है और जबरन वसूली के ताल्लुक से बातचीत कर रही थी लड़की। शाहजहांपुर असमत रेजी मामले में मुतासरा लड़की की जबरन वसूली के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई है। मुतासरा के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे नुमाइंदे दीप हमारे साथ मौजूद हैं। दीप, मुतासरा लड़की को गिरफ्तार किया गया है और उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिस पर जबरन वसूली का इल्जाम लगाया गया है। इसके बारे में क्या अपडेट्स? गौर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी करीब 15 मिनट पहले जो एसआईटी की टीम ने, क्योंकि लड़की अपनी कोर्ट में जा रही थी और अपनी अर्जी, क्योंकि हाई कोर्ट में उसकी अर्जी जो है बर्खास्त कर दी गई थी, वहां बात नहीं मानी गई, तो वो यहाँ लोअर कोर्ट में अपनी बात रखने जा रही थी। इसी दौरान एसआईटी की टीम ने उसको हिरासत में लिया है। उसके साथ में उसका भाई है, उसका पिता है, उनको गाड़ी में बैठा लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोर्ट में ये चीजें डिमांड कर रही है एसआईटी की इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए या क्या किया जाए, तो उसका निर्देशन के लिए इंतजार किया जा रहा है। और कचहरी में सारे सब लोग मौजूद हैं और गहमा गहमा के मामले। इसके साथ में जो रंगदारी के मामले में 3 दोस्तों को जेल भेजा गया था, उनको भी रिमांड पे लेकर उनको पूछताछ के लिए एसआईटी ने बाहर निकाला है। और राजस्थान में जहां पर ये सिम जो रंगदारी मांगी गई थी, जिस सिम के जरिए, उसको भी फाइंड आउट करने के लिए टीम ले जाई जाएगी, तो इसके लिए भी सारी प्लानिंग बन गई है। जी, एसआईटी ने यह भी दावा किया है कि लड़की की बातचीत का वीडियो और बाकी वीडियोज उनके पास मौजूद हैं, तो क्या एसआईटी उनको कोर्ट में भी पेश कर सकती है? देखिए, ये सबसे पहले जब एसआईटी ने मीडिया के थ्रू ये बात कही थी कि जो वीडियो है और जो बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसमें ये रंगदारी के मामले में पीड़ित छात्रा की संलिप्तता पाई गई है और उनको और साक्ष्यों का संकलन करने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी, ये बात तय हो चुकी थी। लड़की की भी समय गिरफ्तारी की जा सकती है, तो उसके चलते पीड़ित छात्रा भी अपना फेवर में जो गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए वो कोर्ट में चक्कर लगा रही थी। इसी के लिए चलते आज वो जब कचहरी जा रही थी तो उसी समय एसआईटी ने उसको हिरासत में लिया है और उसके बाद पूछताछ जारी है और इसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट के डायरेक्शन में होगी। दीप, अजीब सा मामला है। लड़की जो मुतासरा लड़की है उसने भी कई सारे सबूत पेश किए, उसने भी कई सारे वीडियोस पेश किए, अदालत में भी पेश किए होंगे, जाहिर सी बात है। और अब एसआईटी ने लड़की के खिलाफ भी वीडियो पेश किया कि एसआईटी ये कह रही है कि लड़की जबरन वसूली के तहत ये सारे काम कर रही थी, तो आखिर इसमें पेच कहाँ पे फंस रहा है? देखिए, दोनों क्योंकि इस मामले में 3 केस दर्ज हैं और इन तीनों केसों की सारे सबूत और एसआईटी ने संकलन किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन तीनों को केस को जो फाइंड आउट किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस मामले में चिन्मयानंद से लड़की ने करीब 200-250 बार बातें की हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल निकाली गई है। इसके साथ साथ जो इसके साथ दोस्त थे उनकी भी करीब 1500 गाले हैं, उनसे बातचीत होना, ये सब सारे सबूत हैं, ये सब सामने आए हैं, जिसमें ये तय हो रहा है कि इसमें रंगदारी का मामला भी गंभीर है और जिसके तहत आज उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी गौर। जी दीप, आपका शुक्रिया बहुत। आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलराइजेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत कार्रवाई करते हुए कामकाज पर पाबंदी लगाई है। वाज़ेह रहे कि बैंक के गलत रवैयों के सबब पाबंदी लगाई गई है। अब पीएमसी बैंक में रकम जमा कराने और एफडी कराने पर पाबंदी लग गई है। अब पीएमसी बैंक सारिफीन सिर्फ 1000 रुपये ही निकाल सकेंगे। पाबंदी के बाद बैंक सारिफीन काफी नाराज नजर आ रहे थे और बैंक के बाहर सारिफीन का हुजूम देखा जा रहा है। हम कैश डालने आया लक्की पेट्रोल पंप का, तो मालूम पड़ा है क्या बैंक के नोटिस लगाए भी कैश डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो और आपका आरटीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं होएगा।
जो हमारा पेट्रोल का पैसा 10-10 लाख रुपए पड़ा है वो हमको कब मिलेगा, हमारा पेट्रोल कब आएगा? और जितने बिजनेसमैन सर्विसमैन हैं जिनके फिक्स डिपॉजिट हैं उनको कब मिलेगा पैसा? इनके पास टाइम ही नहीं है बात करने को। कभी बोलते 6 महीना देंगे, कभी बोलते 4 महीने देंगे। और आप आम पब्लिक को अभी कितना रुपया निकाल सकते हैं? ओनली 1000 रुपीज इन 6 मंथ। ओनली 6 महीने में आप खाली 1000 रुपये निकाल सकते हैं। आज 1000 रुपये में एक घर का गुजारा चलता है। मेरा भी एफडी है, जो अभी मेरे डैडी के एक्सीडेंट का आया था वो भी एफडी है। अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी वो कर नहीं सकते, इतना सब पब्लिक का मेहनत का कमाई है, अभी उसका कुछ है ही नहीं। मम्मी को पैरालाइज है, अच्छा। अटैक है, पैरालाइज पूरा वन साइड। उनके भी एफडी वगैरह सब है, वो भी मेरे भी पैसे है सब। अभी मेरे को आज जितने जरूरत है पैसे उसके लिए मैं आने लगा, तो मुझे अभी एक आपको कभी मालूम पड़ा ये बात? अब भी जस्ट ना बहुत ही हम लोग परेशान है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, अचानक धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भरोसा उड़ जाएगा जनता का। मेरा एफडी को भी 15 दिन बाकी है। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, अगर जो आपको फाइन लेना हो फाइन ले लो, बाकी पैसा मेरे को दे दो, मैं दूसरे बैंक में या कुछ और करूँ। मेरा बहुत ज़रूरत था इस टाइम। अभी 15 दिन के बाद मेरे को लड़के का फीस भरना है, घर का और प्रॉब्लम्स है सारा। तो वो बोलती है कि नहीं, आपका जो मैच्योरिटी हो रहा है 15 दिन के बाद में, तो वो हम आपको फिर से रिन्यू कर देंगे। आपको फिर से आप रिन्यू करो। भाई मैं फिर से रिन्यू क्यों करूँ भाई? मेरी मर्जी है, मेरा पैसा मेरे को चाहिए तो मेरे को आपको देना। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना के दरमियान सीट शेयरिंग के ताल्लुक से अब भी मामला उलझा हुआ है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से अजीबोगरीब बयान आया है। शिवसेना के तर्जमान संजय रावत ने कहा है कि 288 सीटों की तकसीम हिंद पाक के बंटवारे से भी संगीन है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत में होने के बजाय ऑपोजिशन में बैठे होते तो आज की तस्वीर कुछ और ही होती। के बारे में ज़्यादा चिंता मीडिया में है, हमको नहीं है, ना बीजेपी को है ना हमको है। अगर हमको चिंता नहीं है, हम रिलैक्स है, तो आप सब लोगों को रिलैक्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन की चिंता जितनी उनको है उतनी हमको भी है। और दोनों पार्टी के प्रमुख लोग सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दिया जाए। बहुत ही आखिरी दौर तक की चर्चा आई है, अब हो जाएगा। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। इत्तेहाद को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों के दरमियान बातचीत का दौर जारी है। शिवसेना की जानिब से बयानबाजी पर महाराष्ट्र बीजेपी इंचार्ज सरोज पांडे का कहना है कि हर बात पार्टी के फोरम से बाहर करने की नहीं होती है। सरोज पांडे से बात की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। चुनाव को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कब होगा। हमारे साथ प्रभारी सरोज पांडे जी। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक गठबंधन को लेकर कहाँ पेच अटका हुआ है? कहीं कोई पेच नहीं अटका हुआ है, बातचीत है, बातचीत का दौर है। बातचीत में विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होता है। हम निर्णय की अंतिम प्रक्रिया पर हैं और निर्णय बहुत जल्दी होगा, जो आपकी भी जानकारी में होगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी सूची तक मुख्यमंत्री बनाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। तो सीटों को बंटवारे को लेकर उनकी एक मांग थी कि 50-50 फार्मूला। क्या बीजेपी को 50-50 फार्मूला अभी तय माना जा रहा है? कुछ बातें बातचीत के बाद ही तय हो पाएंगी, इसलिए अभी मैं उस विषय पर नहीं कुछ कह पाऊंगी। एक सवाल और है कि उनके नेता कहते हैं कि ये बंटवारा पाकिस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा, 228 सीटें बांटना काफी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं, ये उनके स्वयं के विवेक का निर्णय है। अपने बयान पर उन्होंने जिन विषयों को कहा है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन कुछ बातों को दल में ही कहना चाहिए, बाहर कहने की बातें नहीं होती। एक आखिरी सवाल, कब तक इस पूरे जो गठबंधन को लेकर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? बहुत जल्दी, हम अंतिम दौर में हैं, परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सरोज पांडे जी, जिनका साफ कहना था कि अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो परिस्थिति है साफ हो जाएगी और गठबंधन होगा। मुंबई से अविनाश लोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। अयोध्या मामले में सुनवाई का सिलसिला जारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपनी जरह मुकम्मल कर ली है, जबकि जफरयाब जिलानी ने जरह शुरू की है। वाज़ेह है कि 1950 में निचली अदालत से पूजा करने की इजाज़त तलब करने वाले गोपाल सिंह का 1986 में इंतकाल हो गया था। उनके बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे। धवन ने कई गवाहों के बयान का हवाला देते हुए साबित किया कि मुसलमान दावा करते रहे हैं
और मुसलमान चाहते थे कि नमाज के दौरान कोई दूसरा स्पीकर वहां पर मौजूद न हो। इस तरीके से साबित होता है कि वहां नमाज हुआ करती थी। यूपी के बुलंदशहर में बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल में मेडिकल मुलाजिम का गैर इंसानी चेहरा सामने आया है। यहां पैरों से माजूर एक शख्स अस्पताल में डॉक्टर के केबिन तक पहुंचना चाहता है ताकि माजूर का इलाज मुमकिन हो सके। वाज़ेह रहे कि माजूर शख्स के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इसके बावजूद जिला अस्पताल का मेडिकल मुलाजिम स्ट्रेचर मुहैया नहीं करा सका। माजूर शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर में एक शख्स की खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। एक खातून ने भी इस शख्स की पिटाई की। पिटाई का यह वाक़या भरे बाजार में पेश आया, लेकिन पुलिस एहलकार ना ही पहुंचे और ना ही लोगों ने बचाने की कोशिश की, जबकि किदवई नगर और बाबूपुरवा थानों की पुलिस मामले से खुद को बचा रही है। बताया जाता है कि मुतासरा शख्स की पिटाई करने वाली खातून उसकी बीवी है। उन दोनों के दरमियान पहले से तनाज़ा चल रहा था। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और कश्मीरी तलबा के लिए एक खुशखबरी। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में ऑक्सब्रिज तालीमी इदारे ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को MBA और दीगर कोर्सेज में मुफ्त दाखिला देने का ऐलान किया है। वादी के हालात को देखते हुए इस खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग मुकीम हैं। यहाँ चंद कश्मीरियों ने मिलकर कॉलेज भी कायम किया। एजाज अली खान और मंजूर अली खान ने 1997 में ऑक्सब्रिज कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के हालात को देखते हुए कॉलेज ने जम्मू कश्मीर के तलबा को MBA में मुफ्त एडमिशन देने का ऐलान किया है। ऑफर दिया एक्चुअली कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस वक्त से MBA के लिए दिया है, क्योंकि वो कोर्स इस वक्त अवेलेबल है। बाकी सब कोर्सेज का एडमिशन क्लोज हो गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में है उसको नज़र रख के हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे कश्मीरियों के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने 25% ऑफ MBA के जो कोटा है उसमें से 25% कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है। यानी कि उनको ट्यूशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, एडमिशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 2 years MBA के लिए 25,000 टोटल रहेगा। ये हमने इस बार स्टार्ट किया। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अली खान ने कहा कि MBA कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा फौरन KMAT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपनी दरख्वास्त दें। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसका लास्ट डेट 1 महीने भी और चलेगा, मगर अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि MBA के लिए मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने वहाँ CMAT दिया, NAT दिया है, CAT दिया, कुछ भी है, वो डायरेक्टली आके एडमिशन ले सकता है। अगर किसी ने ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए तो वो क्या कर सकते हैं, 30th ऑफ दिस मंथ लास्ट डेट है KMAT का, तो वो ऑनलाइन जाके बाहर किसी के फ्रेंड्स का कोई रिलेटिव है उनको, तो वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं KMAT में और वहाँ रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद में कॉलेज में आ सकते हैं। ऑक्सब्रिज इदारे ने MBA की कुल 60 नशिस्तों में 15 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। आने वाले तालीमी साल से दीगर कोर्सेज में भी 25 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुख्तस करने का यहाँ फैसला लिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। उधर वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के चलते तिजारत पेशा अफराद को शदीद धचका लगा है। एक तखमीने के मुताबिक अभी तक 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का नुकसान हुआ है। ताजिर तबका परेशान है, वो बैंकों से लिए गए कर्जाजात वापस करने से कासिर है। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। दफा 370 और 35A को हटाए जाने को 50 रोज गुजर चुके हैं। वादी कश्मीर के बाजारों में लगातार सन्नाटा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 50 रोज से दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद हैं। इससे करीब 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का भारी नुकसान इस तबके
तबके को उठाना पड़ा है। उधर सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट को अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बैंक लोन पर गाड़ियां खरीदने वाले कई ट्रांसपोर्टर्स कर्जा तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। KCCI के दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन को मोबाइल या इंटरनेट की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। चैम्बर के सदर आशिक हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि चूंकि अभी कारोबार को मजीद नुकसान होने का इम्कान है, तो ऐसे में हालात मामूल पर आने के बाद ही नुकसान का असल तखमीना लगाया जा सकता है। जो भी आपका ट्रेड है वो फंसा, मैंने कहा कि 8 से 10 हज़ार करोड़ जो है मालियत का नुकसान हो गया है अभी तक, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि जब भी आप देखें, जब हम सेक्टर की बात करें, हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ले लें तो वही ट्रांसपोर्ट का सेक्टर जो है 500 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ प्लस, वो 1000 करोड़ भी जा सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि कितने सफ़र हो चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्त सेक्टर डिस्टर्ब्ड है। आप उधर से निकलिए, हमारा टूरिज़्म सेक्टर है जो साल भर का अभी 4 से 5 हज़ार करोड़ काम करता है, और वो भी सीजनल बेस्ड। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम जो आपके पास फिगर्स देंगे वो तब दे पाते हैं एग्जैक्ट फिगर्स, हमारी असेसमेंट होती है, हम एक्सपर्ट्स कमेटी बिठाते हैं इस पे और लोगों को सामने रखते हैं कि देखिए जी अभी तक इतना नुकसान हुआ है इन चीज़ों से, जब से ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक हमारे पास टूरिज़्म का आप देख लीजिए वो सफ़र है, और वो इम्पैक्ट जो रहेगा लोगों के जहन में, ये बात आज नहीं ये सालों साल रहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त रेज हो गई है, और आपको फिक्स करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस पे कर लेंगे, कोई आगे है नहीं, कोई ये भी नहीं बताने वाला है कि कब तक ये थामेगा, कब रुकेगा, क्योंकि लोग मेरे ख्याल से अभी कन्फ्यूजन में है, ज़बरदस्त कन्फ्यूजन। नामुसाइद हालात की वजह से न सिर्फ ताजिर तबका मुतासिर हुआ, बल्कि वादी कश्मीर की अहम सयाहती सनत को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में हुकूमत की जानिब से सयाहों को कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी से इस सनत को भारी धचका लगा। ताजिर तबके से जुड़े अफराद GST और दीगर टैक्सों को वसूल करने को लेकर भी सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। उधर इंटरनेट की अदम दस्तयाबी ने उनके मसाइल को दुगना कर दिया है। इतना नुकसान हो गया है इंटरनेट की वजह से, लोगों को किसी ने पैसे भेजे थे फिर वो नहीं जा पाया, तो इसका मतलब वो पैसा भी गया। और इसका क्या रहेगा, आप देख लीजिए GST जो इम्प्लीमेंट हो गया था, आज 2 महीने हो गए नहीं चल रहा है। फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने थे लोगों के, फिर आपके रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस जो है ये सारे इरेलेवेंट हो जाते हैं। आपके जब 2-3 महीना आपका ये सारा ठप ही बैठ गया, तो ये गाइडलाइंस कैसे, कोई कहता था ROC, मैं कहा जब चलेगा तब देखेंगे, अभी तो चल ही नहीं रहा है कोई, अभी आप पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। जो ये रूल्स अप्लाई है वो तो नॉर्मल नेचर के लिए है, जब एबनॉर्मलिटी सामने हो तो ये रूल्स कहाँ अप्लाई होते हैं। और इन चीज़ों से आप आगे चलिए तो आप इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है पूरा बैठा हुआ है। हमारा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारा नुकसान है, इसमें सारे बैठे हुए हैं, वर्क फोर्स जो है सारा निकल गया हुआ। वादी कश्मीर में तिजारत के शोबे की मौजूदा सूरत हाल से साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी का संगीन मसला पैदा हो जाएगा। अगर वादी में इस तरह के हालात जारी रहते हैं तो 50,000 से ज्यादा नौजवान रोजगार से महरूम हो सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां के खार इलाके में 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिर रहा और मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। मुंबई के खार इलाके में एक 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। राहत बचाव टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मुंबई के खार में एक 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा, जिसके मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। राहत और बचाव टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मुंबई के खार इलाके में एक 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है।
राहत और बचाव की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और फिलहाल मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये नहीं पता लग पाया है कि मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं। ये तस्वीरें आप मुंबई के खार इलाके से देख रहे हैं, जहां पर एक 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से उसके मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। यहां पर राहत और बचाव की टीम यहां के लिए रवाना कर दी गई है। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को लेकर अवाम और खासकर मुस्लिम हलकों में जबरदस्त बेचैनी और फिक्र पाई जा रही है। इस बात को लेकर कई मुतादिद अफवाहें भी गश्त कर रही हैं, लिहाजा इस पर बेदारी मुहिम चलाने और लोगों को दस्तावेजात दुरुस्त करने के लिए एक मुहिम चलाने की अशद ज़रूरत है। और इसी के तहत मुमरा में एसके रेजिडेंसी के इश्तराक से कुछ समाजी कारकुनान ने मिलकर एक बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। आप देखिए इस पर यह खास पैकेज। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। आसाम में हाल ही में NCPR यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शुरू करने के बाद से अवाम में फैली बेचैनी और घबराहट को लेकर अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के मुतालिक भी तरह तरह की बातें पाई जा रही हैं। हालांकि NPR एक तरह से मर्दमशुमारी है। NRC क्या है? NRC जो है एक सर्वे है और एक कानून है। इसमें हमें खाली कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है जो हमारे प्रॉपर हो, और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में ये लागू नहीं हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जो लागू होने की डेट आई है वो NPR की है, जो अगले साल 2020 1 अप्रैल से आने वाला है। ये एक मर्दमशुमारी ही है जो हर 10 साल में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में होती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डॉक्यूमेंट्स देना है जो आपके लगने वाले है, एक रिहाइश का और एक एज का। मुसलमानों में खासकर नाम के आगे सरनेम और उर्फ अलकाब का मसला उनके दस्तावेजात में भी पाया जाता है। किसी दस्तावेज पर नाम के आगे मोहम्मद है तो किसी में नाम के बाद अहमद लिखा हुआ है, या फिर किसी में कुछ भी नहीं है। इस प्रोग्राम में माहिरीन ने बताया कि सारी जगहों पर एक जैसा ही नाम लिखवाया जाए। आप जहाँ पर रह रहे हो, 6 महीना हो गया आपको रहते हुए, तो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके होना जरूरी है। और उसके बाद में आपके नाम में जो मिस्टेक्स है, आपके अब्बा का जो आपके अब्बा के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नाम पे भी सेम नाम होना चाहिए, मतलब नाम में अलग और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इससे भी क्या होगा कि आसाम में तकरीबन 5,70,000 लोगों का नाम रजिस्टर लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके नाम में और स्पेलिंग में मिस्टेक। मुमरा में अचानक कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवानों की जानिब से मुनक्किदा इस खास प्रोग्राम में अवाम की उमड़ी भीड़ को देखते हुए इसे आइंदा दिनों में मजीद बड़े पैमाने पर और दस्तावेजात की दुरुस्तगी कैंप के साथ मुनक्किद करने का इन नौजवानों ने इरादा जाहिर किया। 2 अक्टूबर बुध के दिन दोपहर में 2 बजे एक और कैंप लगाया जाएगा, जिसमें हम आवाम के डॉक्यूमेंट्स, उनके कागजात देखेंगे और अगर वो कागजात में कुछ चेंजेस लाने हैं, रद्दोबदल करने, तो वो हम आवाम को बताएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मस्जिदों को, मंदिरों को, चर्च और स्कूलों को सेंटरों में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि 1 अप्रैल 2020 से जो मरदमशुमारी शुरू होने वाली है उससे पहले मुमरा के जितने भी लोग हैं उनके दस्तावेज और कागजात मुकम्मल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि NRC का एक मकसद ये भी है कि मुल्क में शहरियों की सही मायनों में मर्दमशुमारी हो सके, साथ ही जो गैर मुल्की हैं उनकी निशानदही हो सके। लेकिन इससे मुताल्लिक लोगों में अदम जानकारी और अफवाहों के सबब एक तरह के खौफ का माहौल देखा जा रहा है, जिसे दूर करना मुआशरे के तालीम याफ्ता समाजी और मिली तंजीमों और शख्सियात का अहम समाजी फरीजा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट।